और बाबूजी ने कहा था कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी नाम के सहारे कुछ दूर तो चला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। राजनीति में अपनी राह रोशन करने के लिए खुद जलना पड़ता है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी ये काम करना पड़ेगा, पर मैं बहुत बहुत प्रभावित थी देवी अहिल्याबाई जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व से। मैं चूंकि कभी पार्षद भी नहीं रही थी और सीधे महापौर बनी थी, तो एक बड़े शहर को, राजधानी को संभालना बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना। 5 साल आप जो करेंगे, 5 साल बाद जनता उसका हिसाब पूछेगी, और इसलिए 5 साल के एक एक पल का, एक एक मिनट का सदुपयोग उपयोग करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बाबूजी को जिस प्रकार से काम करते हुए देखा, उससे भी मैं बहुत प्रभावित थी। बल्कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि बहुत सोच विचार करके निर्णय लो। अगर निर्णय सही हुआ तो बेहतर काम करने का मार्ग आगे मिलेगा, अगर निर्णय में कोई चूक हुई तो सीखने को मिलेगा। और 5 साल मेरा फिर एक फोकस था, महापौर रही जब पूरा शहर का फोकस था। 5 साल जब विधायक बनकर रही तो गोविंदपुरा फोकस था, क्योंकि जब आप काम करोगे तो पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है। तो ये एक मुझे लगा कि हमने जो 4 साढ़े 4 साल सफल काम किया, उसका परिणाम जनता ने हमें दिया। जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में अपने आप को साबित कर रही है हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कहे। और इस नाते अगर देश के, प्रदेश के नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी ना होगी तो कहीं ना कहीं वो अधूरा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता, प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण। आज हमारे साथ एक ऐसी जननेता हैं जिन्होंने राजनीति को सिर्फ एक पद तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि जनसेवा का संकल्प मान लिया है। बहुत ही सरल स्वभाव की मालिक, हम सब की प्यारी कृष्णा दीदी, जो कि भोपाल की पहली महिला विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती कृष्णा गौर जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं। धन्यवाद रीता जी, आपका भी। और मैं मानती हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यों को, हमारे विचारों को जन जन तक पहुँचाने का ये बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसलिए मैं भी जन जन जागरण परिवार का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं बहुत समय से ये प्रश्न आपसे पूछना चाहती थी कि राजनीति में आपका आना कैसे और कब हुआ, और ये आपने चुना या आपको किस्मत में लेके आई राजनीति में? हाँ, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो बहुत ही सात्विक, संस्कारी और परंपराओं से जुड़ा हुआ परिवार था। और एक वातावरण किसी बच्चे को जब बचपन से उस घर में मिलता है तो मुझे लगता है कि वह गुण उसके अंदर परिमार्जित होते जाते हैं। मैं इंदौर में पली बड़ी, स्वाभाविक रूप से मेरा संयुक्त परिवार था, एक बड़ा परिवार जिसमें पूरे लोग, सारे रिश्तों के साथ मैंने अपने बचपन को जिया था। परंपराएं थी, सब साथ, एक साथ बच्चे सारे खेलते थे, पढ़ते थे, शेयर करते थे एक दूसरे से। तो एक वो जो संस्कार बचपन से जुड़ा होता है वो अपने आप में एक अलग नींव हमारे व्यक्तित्व में रखता है। पिताजी मेरे बहुत बड़े समाज सेवी थे, तो पिताजी में भी मैं ये हमेशा देखती थी कि उनके मन में कैसे लोगों की सेवा करने का भाव था। और ये सब देखते देखते बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो स्वाभाविक रूप से इंदौर में जहाँ शिक्षा दीक्षा मेरी हुई तो एक देवी अहिल्याबाई होलकर का शहर, देवी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व कृतित्व को जानने का अवसर मिला। तो मन गर्व से भर जाता था कि इतने समय पूर्व भी एक ऐसी महिला, विदुषी महिला, प्रशासनिक क्षमताओं की धनी महिला ने अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना अच्छा काम करके दिखाया, तो मुझे लगता था कि ईश्वर ने वो सब शक्ति महिलाओं में प्रदान की है। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी ये काम करना पड़ेगा, पर मैं बहुत बहुत प्रभावित थी देवी अहिल्याबाई जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से। सौभाग्य से मेरी शादी हुई तो शादी मेरी बाबूजी के परिवार में हुई, एक ऐसा परिवार जो
राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। जब शादी होकर आई तो बाबूजी को काम करते हुए देखा, और बाबूजी जिस प्रकार से काम करते थे, मैंने देखा कि वास्तव में एक जन सेवक किस प्रकार से जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के दिलों में अपना स्थान बनाता है, वो बाबूजी को मैंने काम करते हुए देखा था। और मुझे लगा कि वास्तव में एक राजनेता, जननेता ऐसा ही होना चाहिए। तब भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, और मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, मेरी लाइफ में एक ऐसा यू टर्न आया कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। और मेरे पार्टी परिवार ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। पार्टी परिवार ये चाहता था कि मैं राजनीति में सेवा का भाव लेकर काम करूं, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। बाबूजी ने भी मुझसे यही कहा कि हमारा पार्टी परिवार के हर व्यक्ति के, हर सदस्य की चिंता करता है, और अगर पार्टी परिवार ये चाहता है कि तुम राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करो, तो तुम्हें ज़रूर सोचना चाहिए। और तब मैंने विचार किया कि मेरा पार्टी परिवार अगर मेरे लिए इतना सोचता है, तो निश्चित रूप से मुझे इस दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि बचपन से यह संस्कार तो मुझे मिला ही था। और शादी के बाद बाबूजी को जिस प्रकार से काम करते हुए देखा, उससे भी मैं बहुत प्रभावित थी। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में जो कष्ट आया है, स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने इतनी व्यवस्था की है कि मैं उस कष्ट को सहन करके अपनी ज़िंदगी को जी सकती हूँ। लेकिन मेरी कितनी बहनें ऐसी होंगी जिनके जीवन में जब ये कष्ट आता है तो शायद कोई सहारा देने वाला नहीं होता। तो क्यों ना मैं अगर राजनीति में ऐसी बहनों का सहारा बन सकूं, ऐसे लोगों का सहारा बन सकूं, तो मेरा राजनीति में काम करना सार्थक हो जाएगा। और इस दृष्टि से बाबूजी ने मेरे को एक सीख दी थी, जिसको मैंने हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखा। और बाबूजी ने कहा था कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी नाम के सहारे कुछ दूर तो चला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं। राजनीति में अपनी राह रोशन करने के लिए खुद जलना पड़ता है। और इसलिए अगर मेरे नाम के सहारे तुम राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती हो, तो ये समझना कि ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगी। इसलिए तुम्हें स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी राह खुद रोशन करनी पड़ेगी। और बाबूजी की ये सीख मैंने हमेशा याद रखी, और मैंने कभी बाबूजी के नाम का उपयोग नहीं किया। मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी, किसी भी कार्यक्रम में मैं पहुंचूं तो स्वाभाविक रूप से बाबूजी की बहू बनकर जाती थी, लेकिन कार्यक्रम से जब मैं लौटूं तो लोगों के मन में कृष्णा गौर का एक नाम याद रहे कि मेरा अपना एक व्यक्तित्व है। और मुझे लगता है कि शायद वो करने में मैं सफल रही। और बिल्कुल आप सफल रही हैं, बिल्कुल आप सफल रही हैं, और आपने अपनी एक अलग छाप आपने लोगों के मन में छोड़ी है, और आपका अब एक अलग नाम है, आपकी एक अलग पहचान है। बाबूजी का तो है ही, लेकिन आपने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई है। आप भोपाल की मेयर रही, फिर आप विधायक बनी, और आज आप एक राज्य मंत्री हैं। इन तीनों भूमिकाओं में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपको कौन सी लगती है? नहीं, मुझे लगता है कि काम करने के लिए जब आप निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से चुनौतियां तो आती है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार से करते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। महापौर जब मैं भोपाल शहर की बनी तो स्वाभाविक रूप से मैं चूँकि कभी पार्षद भी नहीं रही थी और सीधे महापौर बनी थी, तो एक बड़े शहर को, राजधानी को संभालना बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। लेकिन पहले दिन से ही जिस सामंजस्य के साथ, समझबूझ के साथ और एक शहर के विकास का एक रोड मैप बनाकर हमने काम किया, और उसमें कोशिश यही की कि उसमें सबका साथ मिले, सबका सहयोग मिले, और इस दृष्टि से हम कुछ परिणाम दे पाए। हमेशा दिमाग में एक ही बात रहती थी कि 5 साल के बाद जनता की अदालत में फिर जाना होता है। आपने 5 साल, जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना, 5 साल आप जो करेंगे 5 साल बाद जनता उसका हिसाब पूछेगी। और इसलिए 5 साल के एक एक पल का, एक एक मिनट का सदुपयोग, उपयोग करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल मेरे लिए सीखने के भी बहुत बहुत बेहतर समय था, और उन 5 सालों में हमने बहुत अच्छे शहर के विकास के लिए निर्णय लिए, और बाबूजी का बहुत मार्गदर्शन मुझे मिला
कदम कदम पर मिला, लेकिन कभी भी बाबूजी ने अपना निर्णय थोपने का प्रयास मेरे ऊपर नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि बहुत सोच विचार करके निर्णय लो। अगर निर्णय सही हुआ तो बेहतर काम करने का मार्ग आगे मिलेगा, अगर निर्णय में कोई चूक हुई तो सीखने को मिलेगा। और इस दिशा में मैं लगातार शहर के विकास के लिए बेहतर सबके साथ सामंजस्य के साथ समन्वय के साथ निर्णय लेती गई। और आपको पता होगा कि उस समय हम प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे थे कि नगर निगम के 70 वार्डों में से बहुमत कांग्रेस का था, मतलब ज्यादा कांग्रेस के पार्षद जीत कर आए थे, हम अल्पमत में थे, लेकिन मेयर जो है वो बीजेपी का जीत कर आया था। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना सबसे कठिन काम होता है। बावजूद इसके हमने वो 5 साल इस शहर के विकास को जो दिशा देने का काम किया, उसकी वजह से आज हमारा एक राजधानी का स्वरूप पूरे देश में एक आदर्श राजधानी के रूप में दिखाई देता है। तो स्वाभाविक रूप से जब मैं महापौर थी तो अपनी चुनौतियां थी, जिसको मैंने बहुत आत्मविश्वास के साथ बेहतर तरीके से पूरा किया। उसके बाद मेरे को संगठन में काम करने का अवसर मिला। संगठन में भी मेरी कोशिश यही रही कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी के मूल्य, पार्टी की पंच निष्ठाओं को आत्मसात करते हुए एक आदर्श कार्यकर्ता हम बने, ताकि दूसरे कार्यकर्ता हमसे प्रेरणा लें। और इस दिशा में लगातार सीखने का प्रयास किया, बेहतर करने का प्रयास किया। तो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी पार्टी ने दी, और उस पर मैंने बहुत बेहतर अच्छे से काम करके दिखाया। यही कारण था कि 2018 का जब चुनाव आया तो पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया, और उसमें मैं विधायक बनकर आई। और 5 साल मेरा फिर एक फोकस था, महापौर रही जब पूरा शहर का फोकस था। 5 साल जब विधायक बनकर आई तो गोविंदपुरा फोकस था। और गोविंदपुरा के एक एक वार्ड को फोकस करना, उसको रोड मैप बनाकर कि मुझे इस वार्ड में प्राथमिकता इस काम को देनी है, इस वार्ड में इस काम को देनी है। और जिस प्रकार से 5 साल हमने काम किया, उसका परिणाम ये निकला कि जब 4 साल के बाद जब नगर निगम के चुनाव आए तो 18 वार्डों में जो 4-4.5 साल में हमने काम किया था, हमारे 18 वार्डों में से 17 पार्षद हम जिता कर लाए। क्योंकि जब आप काम करोगे तो पब्लिक आपको आशीर्वाद देती है। तो ये एक मुझे लगा कि हमने जो 4-4.5 साल सफल काम किया, उसका परिणाम जनता ने हमें दिया। फिर उसके बाद जब चुनाव 2023 का चुनाव आया, 23 के चुनाव में भी जिस प्रकार से हमने पार्टी ने चुनाव लड़ाया और हमने जिस प्रकार से काम किया, क्योंकि 23 का चुनाव मेरे लिए ज़्यादा चुनौती भरा चुनाव था, क्योंकि अभी तक के सारे चुनाव में बाबूजी मेरे साथ हुआ करते थे, उनका मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन 23 के चुनाव में बाबूजी हमारे बीच में नहीं थे, और इसलिए बिना बाबूजी के चुनाव लड़ना मेरे लिए भी बड़ा चुनौती भरा था। लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद मेरे साथ था, जनता का विश्वास मेरे साथ था, मेरी पार्टी का भरोसा मेरे साथ था, और इन सब के साथ हमने 23 का चुनाव लड़ा। और मुझे खुशी है आज ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोटों से किसी महिला की जीतने वाली सीट गोविंदपुरा थी, और मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान सबसे बड़ी जीत के रूप में हमें मिला था। तो मुझे लगता है कि अब जो मेरे को काम मिला है वो राज्य सरकार में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली है, और उस दिशा में भी जो विभाग मुझे मिला है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, घुमंतु और अर्धघुमंतु, निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी ने, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है। उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, और जब सरकार के माध्यम से हमें यह आशीर्वाद मिलता है कि विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमें संतुष्टि मिलती है और हम और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनौतियां तो स्वाभाविक रूप से हर जिम्मेदारी के साथ आती है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास, हमारी सही दिशा और हमारी काम करने की गति अगर ठीक होती है तो स्वाभाविक रूप से हर चुनौती आसान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, और आपने दिखाया है ये करके कि हर चुनौती आपके लिए आसान हुई है। बाबूजी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी, आप उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ा रही हैं, पर वो एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 10 बार विधायक रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो कितना आपके लिए जिम्मेदारी वाला था, या कुछ दबाव आप कभी महसूस करती थी उस विरासत को आगे बढ़ाने में? दबाव तो मैंने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरे मन में ये विचार हमेशा होता था कि एक लंबा राजनीतिक जीवन बाबूजी ने जिया है। लंबा राजनीतिक जीवन तो बहुत सारे लोग जी लेते हैं, लेकिन बेदाग निष्कलंक जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि बाबूजी का पूरा राजनीतिक जीवन निष्कलंक था, बेदाग था,
और जब अब आज उनकी विरासत संभालने का अवसर मुझे मिला है, तो कदम कदम पर यही कोशिश रहती है कि बाबूजी की जीवन भर की तपस्या, मेरी छोटी सी भी एक चूक बाबूजी की जीवन भर की तपस्या पर कलंक लगा देगी जी। और इसलिए हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। बाबूजी जो विरासत सौंप कर गए हैं उसे समर्पण के साथ अपना तन मन और जीवन समर्पित करके उसे संभालना है, संवारना है, आगे बढ़ाना है और जैसा विश्वास बाबूजी ने जीता था वैसा विश्वास जीतना है। तो दबाव कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ, हमेशा मन में ये भाव जरूर रहा कि मुझे और बेहतर करना है। बाबूजी ऊपर से जहाँ से भी देखें वो हमेशा खुश रहें कि मैं बहुत अच्छे से उनकी विरासत संभाल रही हूँ। बिल्कुल, ये तो आपने साबित ही कर दिया। अब तो अभी आपको और आगे जाना है, बहुत ही आपके लिए तो अभी स्वर्णिम मार्ग बन रहा है और आपने बहुत नाम आगे बढ़ाया है। कभी महिला होने के नाते आपको राजनीति में ऐसा लगा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ हो? कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, महिलाओं को कम? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि कि हर विषय पर जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो कभी आप डिमोरलाइज नहीं होते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती थी कि स्वाभाविक रूप से राजनीति में बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो आपके ध्यान में नहीं होते हैं, आप जिनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर उन सारे विषयों की तैयारी करके आप जाते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। और फिर ऐसे समय में कभी भी आप ये नहीं समझते कि मैं एक महिला हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। हमें ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम हर चीज़ जो काम पुरुष करते हैं वो हम कर सकते हैं, और इसलिए किसी भी महिला को अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है, बहुत समझ दी है, और मुझे लगता है कि हाँ, महिलाएं बहुत बेहतर काम करके दिखा सकती हैं। हमारे सामने देवी अहिल्याबाई का उदाहरण है ही कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया। तो स्वाभाविक रूप से वही शक्ति तो हमारे अंदर भी है, हमें तो उसको समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि वही शक्ति मेरे अंदर भी है जिसको मैंने समझा है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और इसलिए महिला होने के कारण हम ये नहीं कर सकते, ये सोच किसी भी महिला को कभी रखना ही नहीं चाहिए। हम हर काम कर सकते हैं, हमारा आत्मविश्वास हमेशा बड़ा होना चाहिए और हमारी नियत नीति सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नियत और नीति साफ होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपको ऐसा लगता है कि अब आज के ज़माने में महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में ज़्यादा पहले से बढ़ गई है? हाँ, स्वाभाविक रूप से जब एक वातावरण चारों तरफ हमको इस बात का दिखाई दे रहा है कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपने आप को बेहतर रूप से साबित कर रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अंतरिक्ष से लेकर हिमालय तक ऐसी कोई जगह नहीं है जो महिलाओं की सफलता की कहानी ना कह रही है। सेवा से लेकर सुरक्षा तक ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसने महिलाओं की योग्यता को नमन ना किया हो। कला संगीत से लेकर राजनीति, पत्रकारिता तक, और इतने अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो जिन्होंने महिलाओं को की क्षमताओं को ना देखा हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और इसलिए जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में अपने आप को साबित कर रही है हर क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे आने का एक अवसर मिलना चाहिए। ये बात सबके मन में हमेशा से रही है। और आज जब हमको अवसर मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में महिलाएं निकल कर आ रही हैं। और मुझे लगता है रीता जी कि वास्तव में देखिए, हम परिवार की आधा हिस्सा है, समाज का आधा हिस्सा है और इस देश की आधी आबादी। और इस नाते अगर देश के, प्रदेश के नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी ना होगी तो कहीं ना कहीं वो अधूरा होगा। इसलिए अगर प्रदेश की नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी होती है तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और प्रधानमंत्री जी तो बार बार यही कहते हैं कि इस देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं होना चाहिए। हमारे देश की महिलाएं तो हमेशा से सशक्त रही हैं, बल्कि सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास और निर्माण की बात होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से एक वातावरण जब देश के प्रधानमंत्री इस देश में इस प्रकार का बनाते हैं तो महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वो और ज़्यादा ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आती हैं। बिल्कुल सही बात है।
जो महिला आरक्षण बिल है जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में हमेशा से ही महिलाओं को आगे रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी यही कहा है कि जिस दिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद देगी, हम देश में महिला आरक्षण बिल लेकर आएंगे। और आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लाया गया। राज्यसभा में हमारी संख्या बल कम होने की वजह से वो पारित नहीं हो पाया और पूरे देश की महिलाओं ने यह देखा भी कि इस बिल को गिराने के लिए कितने प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए, जबकि एक अच्छी सोच के साथ सबको सभी राजनीतिक दलों में महिलाएं काम कर रही हैं और कहते सब है कि महिलाओं को राजनीति में अवसर मिलना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई ठोस प्रयास नहीं करता। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रयास इस दिशा में किया जा रहा था, तो देश के सभी राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए था। इसको सब सारे दलों को मिलकर पास करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि बाकी राजनीतिक दलों की सोच किस प्रकार से महिला विरोधी है और उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन मुझे गर्व है मेरी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर, जिन्होंने संकल्प लिया है कि महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण निश्चित रूप से हमें देना है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देना है। तो राजनीति में, संगठन में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और मुझे लगता है कि देश भर के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने संगठन में 33% आरक्षण दिया। और उसके बाद जब देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और देश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी, तो अब हमारे कदम लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब अगला सत्र जो हमारा आएगा उसमें निश्चित रूप से एक बार फिर प्रयास किए जाएंगे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करके इस देश की महिलाओं को देश के निर्माण में, देश के नीतिगत निर्णयों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए अवसर देने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे, हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल, मैं भी इसी आशा में हूँ कि जल्दी से ये अधिनियम पास हो और महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि माता पिता की संतानें बराबर का हक रखती हैं और जो हक बेटे का होता है वही हक बेटी का भी होता है और इस दृष्टि से समान अधिकार पैतृक संपत्ति में दो बच्चों को हो, ये बिल्कुल होना ही चाहिए और इस दिशा में सरकार का प्रयास भी जारी है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस प्रकार से लाया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि सही समय पर सही कदम सरकार उठाने जा रही है। हमारा एक देश एक संविधान पर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भी इस देश में लागू होना चाहिए ताकि समान अधिकार मिले, उत्तराधिकार के समान नियम इस देश में रहें, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति में सबको बराबर का अधिकार मिले और तलाक और विवाह जैसे हमारे जो संस्कार होते हैं उसमें भी एक जैसे नियम पूरे देश भर में लागू हो। जी, आप विपक्ष की आलोचनाओं को कैसे लेती हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसे सकारात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं, हमारी पार्टी हमेशा कहती है कि अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हम प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह निसंकोच उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमसे चूक हो रही है तो हमारा ध्यान आकर्षित भी कराना चाहिए। सुधार करने की गुंजाइश हमेशा होती है और इस दिशा में कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश के लिए समर्पित भाव से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर देखने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए काम कर रही है और इसलिए भारत विश्व गुरु 2047 में बने, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का है जो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, जिसकी नींव आज के भारत में प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से रखी जा रही है। बिल्कुल। आप राजनीति और परिवार दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाती हैं? कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि राजनीति को मैं मानती हूँ 24 आवर्स जॉब है और जब घर की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर होती है
तो आपको बहुत संतुलन बनाना होता है दोनों कामों में। और चूंकि मैं सिंगल पेरेंट रही हूँ, मेरे बहुत छोटे बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारी तभी उनके पिता का साया सर से उठ गया था, और बहुत लंबे समय से मैं ये जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि यदि आप घर से बाहर निकलकर काम करते हैं तो आपको उसको भी उतना ही महत्व देना होता है जितना घर के अंदर परिवार की व्यवस्थाओं के लिए आपको देना होता है। तो मैं दोनों में बहुत बेहतर संतुलन बनाकर काम करती हूँ। खुशी मुझे आज इस बात की है कि जनरली ऐसा मुझे लोग, जब मैं काम करने निकली थी तो कहते थे कि घर परिवार छूट जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि राजनीति हमेशा लोगों का परिवार तोड़कर रख देती है। लेकिन मेरा संकल्प अटूट था कि मुझे घर भी संभालना है, अपने संस्कार भी बनाए रखना है, मर्यादाएं भी अपने आप में रखना है, और उसके साथ साथ मुझे अपने बाहर जो राजनीति के क्षेत्र में काम करने निकली हूँ वहाँ भी अपने आप को बेहतर साबित करना है। और इस दिशा में जिस प्रकार से मैंने संतुलन बनाकर काम किया, मुझे लगता है आज मेरे दोनों बच्चे सेटल हैं, दोनों शादी हो गई है, दोनों के बच्चे हैं, दोनों अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैंने अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति जो शिक्षा के प्रति थी, उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी विवाह की और बाकी सारी, वो सारी मैंने बेहतर तरीके से निभाई, और राजनीति में जो जिम्मेदारी थी उसको भी मैं बेहतर तरीके से निभा पाई। और उसमें मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा, क्योंकि आप एक तरफा काम नहीं कर सकते, आपको दोनों तरफ से सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि भले ही मैं राजनीति के क्षेत्र में काम कर रही थी, पर मेरे बच्चों पर जरा सा भी कोई दंभ अहंकार जैसा भाव, क्योंकि राजनीति को ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द ऐसा माहौल, वातावरण जब मिलता है तो घर के बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर बच्चे मेरे ज़मीन से जुड़े रहे, बहुत डाउन टू अर्थ है, आज भी बहुत डाउन टू अर्थ है, और मुझे लगता है कि यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी एसेट है जो मैंने कमाई है। बिल्कुल, और ये आपकी परवरिश है जो बच्चों में दिखती है, यही सबसे बड़ी हमारी पूंजी होती है। आज से 5 साल बाद आप मध्य प्रदेश को कहाँ देखना चाहती हैं? मध्य प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं अभी इन 2.5 वर्षों में मैं ये कह सकती हूँ कि प्रत्येक कैबिनेट में लिए गए निर्णयों में मध्य प्रदेश के विकास की एक ऐसी सोच रही है जिसमें सबने इस बात को महसूस किया कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, और लिए भी जाने चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने हमें बहुत सोच विचार कर ये जिम्मेदारी सौंपी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो चाहे आदरणीय सुश्री उमा भारती जी हों, आदरणीय बाबू जी हों, आदरणीय शिवराज सिंह जी हों, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो काम हमारे हुए हैं वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने वाले रहे हैं। आज मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में मैं विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश देश का सबसे बेहतर विकसित राज्य होगा और अग्रणी राज्यों के श्रेणी में पहले स्थान पर खड़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ही बढ़िया बात है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बेटियों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हमारी बेटियां, हमारे युवा, हमारे परिवार, समाज और इस देश का बहुत बड़ा भविष्य हैं, और मुझे लगता है कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारा जीवन बहुत कुछ इनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो हमारे बेटे बेटियां हमारे संस्कारों के साथ जुड़े रहें, परंपराओं के साथ जुड़े रहें। निस्संदेह हम मानते हैं कि 21वीं सदी के इस दुनिया में हमें इसके साथ कदम ताल मिलानी है, लेकिन हमें अपने संस्कारों को भी नहीं भूलना, अपनी परंपराओं को भी नहीं भूलना। हम संस्कारों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ें और इस दुनिया में अपना एक ऐसा मुकाम हासिल करें जिससे हर कोई हमारे देश पर गर्व कर सके और हम भारतीय होने पर गर्व कर सके, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी ही सही अर्थों में हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य है, और उनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग निश्चित रूप से वो आने वाले समय में बेहतर तरीके से करें ताकि पूरी दुनिया में भारत का नाम हो।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया और ये थी हमारी प्यारी कृष्णा दीदी, जिन्होंने जो हमें सीख दी है उसे हमें अपने गांठ में बांध लेना है कि हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, लेकिन अपने संस्कारों के साथ। धन्यवाद।